शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसे हमने दो रूप में देखा। एक ऐसा इंसान जिसे हमने फिल्मों में सुपरहिट हीरो के रूप में देखा, और एक ऐसा नेता जिसे हमने राजनीति में सुपरहिट हीरो के रूप में देखा। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली आप सबके बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। आपकी अदालत में आज के स्पेशल शो के लिए हमारी जज हैं जानी मानी पत्रकार आरती जयरथ। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज आरती जयरथ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। आपकी अदालत में पहला इल्जाम शत्रुघ्न सिन्हा पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर इल्जाम है कि इनकी जिंदगी में बहुत सारे विरोधाभास हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपके नाम में, आपके काम में कॉन्ट्रडिक्शन है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे कहते हैं कि आप दोस्तों के दोस्त हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन लोग आपको कहते हैं शत्रु। मैं जब FTII से ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकल रहा था तो मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत थी कि नाम क्या रखूं। उस ज़माना कुमार्स का था, कपूर्स का था, और मुझे लग रहा था मैं क्या नाम रखूं। किसी ने कहा SP सिन्हा रख लो, तो मैंने 2 फिल्मों में SP सिन्हा की तरह भी काम किया है। बाद में मुझे लगा कि किसी टायर्ड और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का नाम लग रहा है, SP सिन्हा। मैंने वो चेंज किया। मैंने कहा क्या करूं। किसी ने मुझे गुरु मंत्र दिया कि काम चलेगा तो नाम चलेगा, नाम कुछ भी हो और काम नहीं हो तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए यही नाम रखो ओरिजिनल। और मैंने भी फैसला किया कुछ भी हो जाए अब मैं यही नाम रखूँगा। सिर्फ प्रसाद हटा दिया। मेरा पूरा नाम है शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, तो मैंने प्रसाद हटाया और शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा कर दिया। लोगों ने कहा बड़ा टंग ट्विस्टर है, मुश्किल है, शत्रुघ्न बोलना मुश्किल है। तो मैंने फिर शत्रुघ्न GHNA को मैंने GHAN कर दिया, शत्रुघ्न। सिर्फ इतना बदलाव किया कि मैं समझा अब कहानी ख़त्म हुई, लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग, भिन्न भिन्न भाषा के लोग जिस तरह से मुझे बुलाते हैं, कई बार बड़ा ताज्जुब होता है मुझे। हमारे पंजाबी दोस्त लोग हैं, वो कई आज तक मुझे कहते हैं कि हाल है शत्रुगंज, जैसे पहाड़गंज, दरियागंज। कि हाल है शत्रुगंज। हमारे बंगाली बहुत सारे फ्रेंड्स और रिश्तेदार हैं, वो कहते कि रे शत्रुघ्नो केमन आछी, शत्रुघ्नो। डॉक्टर नो का भाई बना दिया मुझको। हमारे जो सिंधी लोग, हमारे सिंधी परिवार जिनका मैं सताया, मेरा मतलब है सिंधी परिवार जहाँ मेरी शादी हुई है, तो वहाँ अब उन्होंने कहा कि हमारी सास कहती थी कि अरे बाबा इतना बड़ा एक्टर हो गया है, सुधर जाओ। क्या करता है, लड़की का चक्कर करता है क्या, शत्रुघ्न। हमने कहा आंटी शत्रुघ्न नहीं हूँ, शत्रुघ्न हूँ, शत्रुघ्न हूँ। अरे हम शत्रुघ्न बोलेगा तो मेरे को झेल नहीं सकता क्या। हम कहा आंटी जब बेटी को झेल लिया तो आपको झेलने में क्या। उसी तरह से हमारे जो भोजपुरी परिवार के दोस्त हैं, उनको लगता है हमारा लाडला है, बहुत चहेता है, इसको पैसे वैसे की बहुत आवश्यकता होगी, पहला स्टार है बिहार झारखंड से, इतना बड़ा स्टार गया। तो कहते हैं देखिए अब बोलना बंद कीजिए, एकदम आ रहा है बोलने, सबको खामोश कर देगा हमारा अपना बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। हमने कहा शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा। अरे ठीक है, हम दुरुस्त कर देते हैं। जय सामने आ रहे हैं आपके हमारे चहेते लाडले बाबू शत्रुघ्न सिन्हा।
हमने कहा भैया धन नहीं हूं, हन नहीं हूं, शत्रुघ्न हूं। कहते देखिए बिहारी बाबू, जो मजा धन में है वो घन में नहीं है। करते करते हमारे साउथ इंडिया के लोग, हमारे साउथ इंडिया के हमारे बहुत दोस्त हैं, कहते हैं ये लेडीज एंड जेंटलमैन नाउ चीफ गेस्ट जज अराइव मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा, मैं सिन्हा नहीं हूँ, ताता धिन्ना नहीं हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा हूँ। उसी तरह हमारे चाइनीज़ हों कि नॉर्थ ईस्ट के हों, जगह जगह के दोस्त हैं, वो जब जाता हूँ उनके पास तो एकदम बड़े एक्साइटेड होके, असम साइड में और अरुणाचल साइड में, लेडीज एंड जेंटलमैन, well, the very big actor from India had come. He's a very popular actor. He has shotgun, Mr. Chatulgan Chia. अरे चतुलगन चिया नहीं हूँ, चतुलगन चिना नहीं हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा। उसी तरह पाकिस्तान गया, बहुत जाता रहता हूँ, मेरी बहन रहती है, उसके साथ राखी बंधवाने या उसके बर्थडे में जाता रहता हूँ। तो वहाँ तो एक साहब इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कहा कि ख्वातीन हजरात, आज शाम को जलसे के सदर महफिल तशरीफ ला रहे हैं जनाब शत्रुमुर्ग सेना। हमने कहा शत्रुमुर्ग नहीं हूँ, शत्रुमुर्ग नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा। मैं पाकिस्तान को शत्रुमुर्ग बनने आया था क्या यहाँ पे? तो थक हार कर हमारे जय महाराष्ट्र के लोगों ने जो नाम दिया वो नाम मैंने स्वीकार कर लिया। शत्रु, शॉटगन दिया, शत्रु आई लव यू, शत्रु यू आर स्वीट, शत्रु यू आर वेरी नाइस, शत्रु यू आर ग्रेट। इस तसल्ली के साथ उस नाम को स्वीकार किया हमने कि धन्य है हमारा भारत देश, धन्य है हमारा जय महाराष्ट्र, जहां लोग शत्रु को भी प्यार से बुलाते हैं और शत्रु को भी प्यार करते हैं। वो शत्रु मैं हूं। इस तरह शत्रु जी, नाम का तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन इस चेहरे का क्या करेंगे? जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो धर्मेंद्र जी, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना ऐसे खूबसूरत चेहरों वाले थे। अब मैं क्या कहूँ आपके चेहरे आप सही कह रहे हैं कि दो तरह के एक्टर्स होते हैं। मैंने खुद कहा, एक इंस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं और एक परस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं। पसीने छूट जाते हैं उनको देखते हुए। देवानंद, धर्मेंद्र, राज कपूर, ऐसे ऐसे लोगों को देखें तो पसीने छूट जाते हैं। परस्पायरिंग एक्टर्स हैं और आपको लगता है यार यही एक्टर बन सकते हैं और नहीं बन सकते, अब हम तो बन ही नहीं सकते, यही बन सकता है, देख के पसीने छूटते हैं। और एक होता है इंस्पायरिंग एक्टर्स, जैसे कि डैनी डेंजोम्पा, जैसे कि मिठुन चक्रवर्ती, जैसे कि हमारे दोस्त अमिताभ बच्चन, जैसे कि आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा। इन्हें कोई देखता है तो कहता है अरे ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? कोई भी बन सकता है। हम लोगों को इंस्पायर कर देते हैं बनाने के लिए। फिल्मी दुनिया में तो आपने लोगों को इंस्पायर किया इस शक्ल से, लेकिन मैंने सुना है कि इस शक्ल की वजह से आपकी शादी होते होते रह गई थी। राम लखन भरत शत्रुघ्न के इस परिवार में जब मैंने शादी की ठानी, एक नादानी की मैंने और मैं ठान गया। और ठानने के बाद मैंने बड़े भाई को डॉक्टर राम सिन्हा को भेजा सासू माँ के पास कि जाके मेरी बात करें, आप लोग चाहते हैं मैं शादी कर लूँ, शादी कर लेता हूँ। लोकेशन वही, सिचुएशन डिफरेंट, यानी कि पत्नी वही है, अभी आज भी वही है, लेकिन उस वक्त जो है सासू माँ के नज़रिया कुछ और था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया मेरे बारे में। उन्होंने कहा ना 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 ना, ये तो कालिया है, ये तो बिहार का है, ये गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल इसकी। मेरी बेटी को देखो, मिस इंडिया है, इतनी सुंदर है, खूबसूरत है, पूनम है, दूध की तरह धुली हुई दिखती है, इतनी गोरी चिट्टी है। तुम्हारा भाई कालिया है, कभी सोचा है दोनों को खड़ा करके कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा? कलर्ड फोटोग्राफ पे भी ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा, ये कह के मुझे काट दिया गया था। काश हमेशा के लिए काट दिया होता, कोई बात नहीं, अब जो हो गया तो हो गया। अब मैंने आपके काम की, नाम की, शक्ल की बात कर ली। अब जरा आपका घर, आपके घर का नाम है रामायण जी, बच्चों के नाम है लव और कुश, और जिंदगी भर रोल किए रावण के। देखिए, मैंने तो लोगों को हमेशा मुसीबत से बचाने का, फिल्में आप देख लें, ज़्यादातर करीब 250 फिल्में की हैं। आप एक फिल्म बताएं बहुत शुरू की छोड़कर जब विलन था, वरना बाकी तो मैं लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश की। हमने लोगों के संघर्ष के लिए लड़ाई की है, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में भी, पॉलिटिक्स में या फिल्मों में। हमारी यही कोशिश रही है कि कैसे लोगों को न्याय दिलाऊं,
कैसे लोगों के लिए संघर्ष करूं, यानी ये रोल में किया कितनी बार, तो रावण का तो नहीं किया। मेरे ये बात सही है कि रामायण का नाम जब रखा था तो राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 भाई हैं, उनके नाम पे हमने सोचा रामायण से बढ़िया नाम अपने बंगले का और नहीं हो सकता है। लेकिन अब ऊपर वाले की मेहरबानी, प्रभु की असीम अनुकंपा, जो बच्चे आए जुड़वा आए एक साथ, और जुड़वा आए तो हमने जब तक कुछ सोचा कि आप लोगों ने, मीडिया ने, हमारे प्रशंसकों ने, सबने नाम रख दिया कि लव कुश का अराइवल हो गया रामायण में। हम कहा लव कुश भी आ गए। हमारे सेक्रेटरी इतने सालों से आप जानते हैं पवन कुमार जी, पवन कुमार भी हमारे साथ हैं इतने सालों से। हमने कहा मामला बहुत गंभीर हो रहा है, अभी थोड़ा सा इस चैलेंज को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हमने कहा उसको थोड़ा तोड़ने के लिए हमने फिर कृपा, और फिर हमने प्रभु की प्रार्थना की, और तब घर में इतनी प्यारी और न्यारी इतनी सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। लेकिन उसका नाम हमने सोनाक्षी रखा, कि मेरी पत्नी की ख्वाहिश थी कि मेरे नाम पर रामायण में कोई लव कुश की बहन मिली नहीं हमको, कोशिश तो बहुत की, लेकिन सोनू जो मेरे घर में कई लोग कहते हैं मुझको, खासकर अपने लोग कहते हैं, प्यारे लोग कहते हैं जो बहुत नज़दीक है, तो उन्होंने सोनू पे सोनाक्षी रखा, तब हुई सोनाक्षी सिन्हा। आप सच बोल ही रहे हैं तो इतना और बता दीजिए कि कभी वाइफ ने पकड़ा आपको रंगे हाथ? एक बार उन्होंने कहीं पकड़ लिया तो उन्होंने कहा देखो बहुत गड़बड़ है। मेरी पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा ने कहा कि आज के बाद इधर बी गुड और बी केयरफुल। वो दिन है और आज का दिन मैं बहुत केयरफुल हूं। उन्होंने कहा एक बार और रंगे हाथों पकड़ लिया मुझे। मैं क्या, ये थोड़ी कह रहा हूं कैसे पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। और उस दिन बड़ी क्लास थी मेरी। उन्होंने कहा आखिरी का माफ़ कर दी, शर्म आनी चाहिए, बच्चे हैं छोटे छोटे, सोनाक्षी पैदा नहीं हुई थी, लव कुश थे, और ये कर रहे हरकत। बस आज के बाद अगर मुझे किसी भी लड़की के बारे में पता चला तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चलने दिया। देखिए इसको कहते, रजत जी ये समझाइए, मतलब ये रजत जी ने बताइए कैरेक्टर हो तो ऐसा कैरेक्टर हो। देखिए ये आपकी बात सही है कि आप ऐसे खलनायक बने जिसकी एंट्री जब सिल्वर स्क्रीन पर होती थी तो लोग तालियां बजाते थे, जैसे यहाँ आपकी बातों पर लोग तालियां बजा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो आपने रोल किया विश्वनाथ का, वो लोगों को भुलाए नहीं भूलता। आपको याद है? जी याद है मुझे। और एक ही तकलीफ हुई थी उसमें, मुझे बहुत मना कर, बहुत मुझे दाढ़ी लगाने से बड़ी बहुत घबराहट होती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो स्टेज के एक्टर्स आए हैं, जैसे हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड आप लोग के चहेते संजीव कुमार, चाहे परेश रावल, चाहे ऐसे जो लोग स्टेज से आए हैं, नसरुद्दीन शाह या ओम पुरी, जिन्होंने किया है, उन्हें दिक्कत नहीं होती है। बट आप लोगों को बता दूं कि दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब गम लगाते थे यहाँ पे, और गम लगा के ऐसा चिपकाया जाता था, और मुझे तो एक बार ऐसा भी चिपकाया गया था किसी फिल्म में कि जो चिपकाया कुछ गम नहीं मिला तो उन्होंने कोई पौधे का दूध निकाला, चिपका तो दिया, बाद में जब वो निकल नहीं रही थी दाढ़ी तो कैमरामैन आया और उसने मेरे छाती पे पैर रखा और पैर कैसे खींचा दाढ़ी करके, ऐसे रिलीफ। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। सुभाष घई ने मुझसे, दोस्त हैं हमारे सुभाष घई, मेरी पत्नी के भाई भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं बस एक सीन के लिए लगा लो, एक सीन के लिए बस उसको निकाल देंगे। और वो लगाया तो लोगों को पसंद आ गया वो गेटअप जो आपने भी दिखाया विश्वनाथ का। और जली वो जो डायलॉग, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। सो लेकिन दाढ़ी बहुत महंगी पड़ी इसमें, अंत तक दाढ़ी चलती रही यहाँ पे। आपकी जो शुरुआत जिससे लोगों ने पहचान लिया था, मेरे अपने फिल्म का जो छेनू का रोल था, एक अजीब सी दास्तान है ये मेरे अपने के पहले। पता नहीं मुझे क्यों विश्वास था, मैं नया नया था और नया नया उभर कर आ रहा था, और मैं इन्हीं लोगों की तरह एकदम जवान दिल लेकिन बहुत आत्मविश्वास से भरपूर था। मेरी आज तक की सबसे बड़ी पूंजी मेरी आत्मविश्वास है, अभी भी है। मुझे लगता था कि ये फिल्म मेरे पास आएगी। मैंने इसका बंगाली वर्जन देखा था, आपन जान, तपन सिन्हा बहुत ग्रेट डायरेक्टर थे, उन्होंने बनाई थी, और गुलजार इसको डायरेक्ट करने वाले थे, या पहले बात चले शायद ऋषिकेश मुखर्जी करेंगे या गुलजार करेंगे, पता नहीं। मेरे अंदर वो अविश्वास कि ये फिल्म मेरे पास ही आएगी, और नहीं आई। ये फिल्म चलेगी किसी और के पास, अखबारों में आ गया।
फिर मैंने कहा हो ही नहीं सकता ये रोल जो है, और ख़ासकर दोनों में से एक विनोद खन्ना का रोल था और एक मेरा छेनू का रोल था। हमने कहा जिसके डायलॉग्स आज भी बहुत पॉपुलर हैं, हमने कहा ये रोल मेरे पास ही आएगी। लेकिन कहा कि पिक्चर शुरू हो रही है, तब तक अचानक उन लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें एक ही आदमी सूट करेगा और शत्रुघ्न सिन्हा सूट करेंगे, और वो लोग मेरे पास आए। ये विश्वास, आत्मविश्वास, ही मैं यंगर जनरेशन को कहता हूँ। लोगों के लिए अलग अलग एक्टर्स के डिफिनेशन होते हैं एक्टर के, लेकिन मैंने कहा कि एक्टर का डिफिनेशन जो ACTOR वो है A फॉर एक्शन, C फॉर कॉन्फिडेंस, T फॉर टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग, O फॉर ओरिजिनलिटी, दुनिया आपकी नकल करे, आप किसी का नकल मत करो, ओरिजिनलिटी, सेंस ऑफ रिदम, ACTOR, इससे एक्टर बनता है। उसका कॉन्फिडेंस पार्ट जो है, मुझे बार बार कह रहा था कि फिल्म मेरे पे आएगी, और पिया खींचे हुए बंधे हुए चले आए और आई मेरे पास, और बाद में जो हुआ वो इतिहास है, आपको पता है। खुद गर्ज में आपने जो डायलॉग बोले थे, उसमें जो नॉर्थ इंडियन की भावना थी वो बड़ी खुल करके सामने आई थी। याद है आपको वो डायलॉग? उसमें था ना वो डायलॉग कि तुम साला सब कुकुर की जात, हमको भैया बोलता है। अब देखो, कुकुर की जात हमको भैया बोलता है, भैया मत बोलो, बोलो बाप। और देखो जब भैया बाप बनता है तो कैसे सबका मैया रोता है। 45 साल तक आपने फिल्मों में रोल किए हैं, एक एक रोल आपका लोगों को याद रहता है। तो जनता से पूछते हैं, जिस जनता ने आपको स्टार बनाया, जिस जनता ने आपको प्यार दिया, वो लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, आप यहाँ। जब आप फिल्म साइन करते हैं तो आप किन किन बातों पे ध्यान देते हैं? लाइक स्क्रिप्ट पे, बैनर पे, डायलॉग्स पे या हीरोइन पे? पहले तो मैं हीरोइन की माँ पे ज़्यादा ध्यान देता था कि हीरोइन की माँ कैसी है। अगर वो कहीं बहुत सख्त है और बहुत ये है तो मुश्किल आती है। सबसे ज़्यादा ध्यान पहले मैं हीरोइन की माँ पे देता था। उसके बाद दौर आया, हीरोइन की माँ जब आश्वस्त हो गई तो फिर हीरोइन पे भी ध्यान देने लगा ये करके। लेकिन अब अगर बात करें तो मैं पूरे प्रोजेक्ट पे ध्यान देता हूँ। क्या है इसमें, डायलॉग तो हैं, मेरे लिए करने के लिए क्या है, कहीं वही तो नहीं है जो बार बार करता रहा हूँ, हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा, कितनी बार करूँगा। तो अब पूरे प्रोजेक्ट पे, स्टोरी पे, उसके इम्पैक्ट पे, उसके कास्ट पे, उसका मेकर कौन है, डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है, यानी अब कैसे, तो अब पूरे प्रोजेक्ट पे ध्यान देता हूँ। और आज के बाद इस बात का भी ध्यान दूंगा कि जो ध्यान आपने दिया है उस पर भी ध्यान दूंगा। शत्रु जी, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में बिहारी बाबू पर, जनता के चहेते शत्रुघ्न सिन्हा पर इल्जाम और सवालात का एक और दौर। शत्रु जी, ये सही है कि इस समय आपके दिल में थोड़ी टीस इस बात की है कि नरेंद्र मोदी ने आपको अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया? हो सकता है कुछ लोगों को दुख के आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ। अब एक मेरी मेरी एक बात, दिल करता है मंत्री बनने का, बनना चाहते हैं? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा। हमने शत्रुघ्न सिन्हा से उनकी फिल्मों के बारे में पूछा। अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर इल्जाम है कि ये गलत जगह दांव लगाते हैं। शत्रु जी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रही थी, आप किसी और पर दांव लगा रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। को याद होगा, सबसे पहले मैंने समय से पहले सबसे पहले घोषणा हमने कर दी थी कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। क्यों नहीं साथ होऊंगा? मैं आपको याद दिलाता हूं कंट्रोवर्सी कहां शुरू हुई जी। 23 जुलाई 2013। शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी देश के सबसे बड़े और कद्दावर नेता हैं, सबसे अनुभवी नेता हैं। देश में छाए घने काले बादलों में वो बिजली की तरह चमकने वाले नेता हैं। ये कितनी तारीख को कहा मैंने? ये 23 जुलाई 2013। ये वही मौका है जब
पार्टी नरेंद्र मोदी को खड़ा करने वाली थी। 23 जुलाई 2013 को हमने बात कही और मैं आज फिर कह रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी मेरे और हमारे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, अल्टीमेट गुरु और लीडर हैं। राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण का नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। उनसे बड़ा स्टेट्समैन, उनसे बड़ा अनुभवी, उनसे बड़ा मार्गदर्शक देश में कोई नहीं। लेकिन अगर ये इतना ही सच है तो फिर आपकी पार्टी ने उन्हें क्यों नहीं प्रधानमंत्री बना दिया? नहीं, देखिए वो अंतर है, वो अंतर है, वही मैं आ रहा था उस बात पे। ठीक कहा आपने, बिल्कुल। वो हमने जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब फैसला कर लिया, हमारे जो दोस्त थे उस वक्त और आज गृह मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने स्वयं घोषणा कर दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला, कि हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि स्ट्रैट टेस्टेड और सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने गुजरात में 3 बार इतना बढ़िया काम किया है, अपना इतना नाम किया है, उनके जरिए पार्टी का इतना नाम हुआ, इसीलिए इस बार हम लोगों ने बीजेपी सरकार नहीं बल्कि मोदी सरकार की चर्चा की, उद्घोषणा की और वो हुआ। तो हम कैसे पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं? हम कैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड के घोषणा के खिलाफ जा सकते हैं? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहते थे आडवाणी जी को और पार्टी ने मोदी को बना दिया तो मजबूरी में एक्सेप्ट कर लिया। अभी देखिए मुझको लपेट रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं आडवाणी जी का क्या रोल है। आडवाणी जी फादर फिगर है। हमारे घर में इतने लोग आए हुए हैं, इसमें जो बुजुर्ग हैं हमारे, हम माता पिता को छोड़ दें अचानक, वो हमारे फादर फिगर हैं, गॉड फादर फिगर हैं। हमें उनका मार्गदर्शन चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए। बेटों की शादी होती है तो माता पिता का रोल सबसे अहम और प्रमुख होता है। हमारा वो कहना था, हम पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के घोषणा के खिलाफ नहीं है। सर आंखों पे आज नरेंद्र मोदी हमारे, आपके समूह के और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। आज उनके लिए दुआ करते हैं कि बहुत अच्छा करें, खूब अपना नाम करें। भारत की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हैं वो नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी का किरण है। तो आज नरेंद्र मोदी प्रकाश पुंज बनकर सामने उभरे हैं और हम सबों ने साथ दिया है और हम सबों की प्रार्थना उनके साथ है साथ। लेकिन जब मैं घर परिवार की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, तो जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे फादर फिगर हैं, जो हमारे स्टेट्समैन हैं, हम उनको आज भुला दें कि उनको साथ लेकर उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन प्रधानमंत्री तो नियम बना दिया, जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है उनको सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाएगा। नहीं, आपने अच्छी बात पूछी मुझसे। मैंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी थी। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं। अगर पार्टी ने फैसला ऐसा कुछ कर दिया है तो सर आंखों पे मैं पार्टी के साथ हूं। मैं पार्टी आज तक अकेला, आपने देखा हो, आप तो मुझको कब से जानते हैं कि पूरे फिल्म उद्योग से, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से पहला आदमी हूं जो कि मैं भारतीय जनता पार्टी में किस वक्त आया, जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी करीब 2 सीटों की पार्टी थी, ऑपोजिशन में थी, कोई टच नहीं करता था, कॉम्युनल पार्टी कहती थी। उस वक्त पहला आदमी है। आज तो बहुत सारे लोग आए। और कब आए? या तो जब पार्टी हमारी पावर में आई तब शामिल हुए, या पार्टी आने की कगार पे देखी तब शामिल हुए। मैं वाहिद अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो तब से लेकर आज तक, चाहे भले अफवाहें होती हों, लेकिन मैं ना किसी पार्टी में गया, न कभी किसी और दल में गया, न किसी दलदल में जाने की कोशिश की। अब देखिए, इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। 31 जुलाई 2013 का आपका स्टेटमेंट है। आपने कहा नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल है, नेक इंसान है, सिद्धांतवादी हैं। दूसरे के घर में चले गए आप। मैं देखिए, पहली बात तो ये है, जो भी आपका विरोधी है वो आपका दुश्मन नहीं है। हम आज भी ज्योति बाबू की बड़ी आदर, स्वर्गीय ज्योति बासु, हमारे कांशी राम जी की मैं बड़ी कदर करता हूँ। हमारे पार्लियामेंट में एक से एक शौकता राय है कि आपके कल्याण बैनर्जी हैं, कि आपका बड़े बड़े लोग हैं। उधर हमारा शशि थरूर है। नहीं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जिसको आपने नेक इंसान कहा उसने आपकी पार्टी के बीच में छुरा फूंक दिया, विश्वासघात। मैं किसी को अगर तबीयत ठीक नहीं हो, किसी तबीयत ठीक नहीं हो, मैं मिलने गया, हमारे बाकी नेता भी जाते हैं मिलने, अगर गया वहाँ पे उसका गलत अर्थ मैं पार्टी में शामिल नहीं हुआ ना। मैंने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया, मैंने कभी लक्ष्मण रेखा का क्रॉस नहीं। मेरा इल्जाम तो ये है कि आप गलत जगह दाव लगा देते हैं। नहीं, दाव नहीं लगाता। देखिए, आपने उनको कहा सिद्धांतवादी। सिद्धांतवादी नीतीश कुमार को आज देखिए,
आज वो लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर मोर्चा बना रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। सवाल ये था मुझसे, निकलते के साथ कहा गया, क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये सवाल था। हमने कहा क्यों नहीं बन सकते, यकीनन बन सकते हैं। आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूं, बशर्ते कि मेरे पास संख्या हो, नंबर्स हो और हमारे पार्टी का आशीर्वाद हो। सब कट गया। आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूं, वो भी कट गया। सिर्फ ये रह गया, बन सकते क्यों नहीं बन सकते, यकीनन बन सकते। वही चलना शुरू हुआ, वही। आपकी अदालत में आपको भरोसा दिला सकता हूं, कुछ भी कटेगा नहीं, कुछ भी छटेगा नहीं। आप जो बात कह रहे हैं पूरी बात जनता के सामने जाएगी। इसलिए कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी, आप 21 साल से इसको चला रहे हैं। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, आप भरोसेमंद नहीं होते, तो कभी नहीं चलता 21 साल। और इतने लोग इतने प्यार से नहीं आते आपको सुनने और देखने बार बार। आज थोड़ा मुझे भी देखने आए हैं, बट ठीक है। अब मैं थोड़ा और पीछे का एक बयान आपको याद दिलाता हूं जी। जो मैं कह रहा हूं ना, आप गलत जगह दाव लगाते हैं। 27 सितंबर 2009 आपने कहा राहुल गांधी काफी मेहनती हैं, जमीन से जुड़े लोगों के लिए उनका काम तारीफ के काबिल है और उनका भविष्य उज्जवल है। ये क्या भविष्य हुआ? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। आपका विपक्षी जो है, विपक्षी दल का, इसका आपका दुश्मन थोड़ी है तो सब अपने ही परिवार के, अपनी ही फैमिली के हैं, इसी सोसाइटी के हैं। तो जो अच्छी बात करें वो उसकी भी तारीफ। आपको याद होगा बहुत पहले हमारे भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आपके भी बहुत परिवार के करीब रहे हैं, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था बांग्लादेश वॉर के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। रिपोर्टिंग ये हुई थी कि उन्होंने दुर्गा का खिताब दिया था इंदिरा गांधी को। वो क्यों किया था? कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। अगर सामने वाला अच्छा कर रहा है तो ताली बजाइए, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। अगर वो गड़बड़ करता है तो लोकतांत्रिक तरीके से क्रिटिसाइज कीजिए उसको। अगर कोई आदमी कोशिश कर रहा है, अपोजिशन का ही हो, जिंदगी में सिर्फ यही नहीं सीखना है कि क्या करना चाहिए, यह भी सीखना है साथ साथ कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जब आप अपने विरोधियों की तारीफ करते हैं तो आपके दोस्तों को आप पर शक होता है। और अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी में थे, अब अपनी पार्टी, उन्होंने एक दिन आपके बारे में कहा, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। आज मैं ये उनको कह रहा हूं, हमारे दोस्त हैं अमर सिंह, उन्होंने कहा, तो आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर मैं दोस्त के नाते कुछ भी काम आ सकूं, जैसे आप उनसे कह रहे हैं कि हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा। हमारा दर मेरा दर खुला है, वो सही है। लेकिन ये देखिए, अभी कुछ लोग जो ऐसे जो चिढ़ जाते हैं और ऐसे जो बातें करते हैं, कटाक्ष करते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पहुँच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र। जो पहुँच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफ़र। 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। शत्रु जी, ये सही है कि इस समय आपके दिल में थोड़ी टीस इस बात की है कि नरेंद्र मोदी ने आपको अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया? आप इन लोगों से पूछ लें रजत जी, आप तो बहुत ही ज्ञानी गुणी हैं। आप पूछ लें कि मेरे चेहरे पे कोई शिकन है। मैं तो बड़ा एकदम बढ़िया से दुपट्टा और आंचल लहराता हुआ आया हूँ यहाँ पे। मैं उसकी वजह है, हाँ, हो सकता है मेरे कुछ समर्थकों को, प्रशंसकों को, रिश्तेदारों को, मेरे सपोर्टर्स को इस बात का दुख या आश्चर्य हुआ हो कि सीनियर मोस्ट पूरे भारतीय जनता पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से सीनियर मोस्ट होने के बावजूद, पूरे फिल्म इंडस्ट्री से, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से पहला आदमी हूं जो भारतीय जनता पार्टी में आया, पहला आदमी हूं जो फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, एक रिकॉर्ड हासिल किया, पहला आदमी हूं जो पिछली बार बिहार में रिकॉर्ड मार्जिन से जीत गया था, और इस बार कुछ लोगों के विरोध के बावजूद, तरह तरह का भ्रम फैलाने के बावजूद कि ये जाते नहीं हैं और जीतेंगे नहीं, और सर्वे हुआ, आजकल सर्वे का ज़माना है और सीट निकल नहीं सकती है, और वहाँ गया। और आपको सुनकर खुशी होगी कि पूरे बिहार और झारखंड में, बिहार झारखंड मिलाकर हाईएस्ट मार्क्स लेके निकला हूं वहां से। रिकॉर्ड तो बनाता हूं, निकला हूं।
और उसको अगर आप मिनिस्टर नहीं बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर जो था, हो सकता है कुछ लोगों को दुख या आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ। अब मेरी मैच्योरिटी आप मेरी एक बात बता दीजिए, दिल करता है मंत्री बनने का, बनना चाहते हैं? देखिए, वो तो मुझे पता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो तो पता है कि अच्छे दिन है ना। ताली बजाइए जोर से। मेरे चेहरे पे शिकन नहीं है। उसकी वजह यह है कि मंत्री बनना, बनाना, मंत्री पद का देना या मिलना, ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है। मैं उनके विजडम को चुनौती देने वाला कौन? उनको आज लगा होगा कि आज शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, या मैं उसने ही आज शायद किसी ने हल्ला फैला दिया हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं एक दिन रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए गया बॉम्बे में, मुंबई में कोकलाबेन हॉस्पिटल, और यहाँ पर हल्ला हो गया, अखबारों में आ गया सब, मैं बीमार हूँ, हॉस्पिटलाइज हूँ। हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटलाइज नहीं था। आपने देखा अगले दिन मैं शपथ ग्रहण समारोह में आया था। लेकिन हमारी जब प्रधानमंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने खुद कहा कि आपकी तबीयत कैसी है। हमने कहा अरे मैं अगले दिन तो था वहाँ पे, तो रूटीन मेडिकल चेकअप पे कहा था। वो भी मेरे सुप्रीम लीडर मेरी वाइफ ने आदेश दिया था कि पेश हो जाओ, तो मैं गया, 4 घंटे बाद आ गया। तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोगों ने ये कह दिया हो कि तबीयत ठीक नहीं है, अभी शायद वो बोझ नहीं उठा पाएंगे, ये वो सब ठीक है। लेकिन मैं कभी प्रधानमंत्री की या अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के विजडम को चुनौती नहीं दूंगा। अच्छा जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। वो उनकी सोच है, उनका अपना विचार, अपना निर्णय है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कभी अगर उनको लगेगा कि मेरी आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है, मैं उनका भागीदार बनकर, उनका साझेदार बनकर अगर भारतीय जनता पार्टी को और देश को और मजबूत और गति प्रदान कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो मुझे ज़रूर याद करेंगे। और अगर याद करेंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी, किसी पद का निर्वाह यथाशक्ति यथाभक्ति करूंगा, लेकिन मैं अपने लिए मांगूंगा नहीं। मिलेगा तो छोड़ूंगा। उम्मीद करते हैं शत्रु जी जनता के अच्छे दिन आएंगे और आपके भी अच्छे दिन जल्दी आएंगे। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। बेंगलोर के बहुत आगे नंदी हिल पे गणेड़िए का रोल कर रहा था। उन्होंने कहा तो लाइट जा रही है, 5 मिनट के अंदर बोलना था। आज भी याद है वो डायलॉग? मेरा ख्याल है याद होना चाहिए। बड़ा संस्कृताइज डायलॉग था। 45 साल पहले की 40 साल तो हो ही गए होंगे। थोड़ा सा कम कर दिया, लड़कियां बहुत बैठी हैं यहाँ पे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं शत्रुघ्न सिन्हा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप है कि ये बहुत नखरे वाले हैं। नखरे वाली, हाँ। शत्रु जी, बहुत पुरानी बात है। फिल्म इंडस्ट्री के सब लोग कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा जब शूटिंग पर आते थे तो देर से पहुंचते थे, कई बार अगले दिन पहुंचते थे। ऐसा है कि मेरे बड़े भाई समान दोस्त और देश के बहुत ही मशहूर निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने कहीं कहा था कि इसके घर का नाम रामायण है, शत्रुघ्न का, और रामायण में ये शत्रुघ्न लेट लतीफ़ी की वजह से देर से पैदा हुआ, वरना राम बनकर पैदा होता अगर टाइम पे आता तो मैं शत्रुघ्न बनकर पैदा हुआ, इसलिए थोड़ी बहुत। लेकिन वो बहुत पुरानी बात है रजत जी, इतना लेट लतीफ़ ज़रूर था। मानता हूँ गलती होती, लोग पॉलिटिक्स में आके और बिगड़ जाते हैं। मैंने गलती से मैं पॉलिटिक्स में आके सुधर गया हूँ, अब मेरी टाइमिंग मजबूत हो गई है। उस समय टाइमिंग मजबूत नहीं है। ये बात सही, आज आप बिल्कुल टाइम पर आए। खामोश। आज के जो नए जमाने के फिल्म स्टार हैं वो ये जानना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा लेट जाकर भी 2-3 शिफ्ट में कैसे काम कर लेते थे। तो लेट जाकर फिर लेट तक काम करता था, जहां काम खत्म करता था। आज तक कभी शिकायत नहीं सुनी होगी मेरी प्रोफेशनलिज्म में कि किसी का सेट अधूरा छोड़ दिया हो, किसी का काम अधूरा छोड़ा हो। जब मैं जाता था तो पूरी लगन के साथ। और एक और फ़ायदा भी था, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, कि लोग शायद 4-4, 6-6 घंटे में और दूसरे अपना काम करते थे।
मैं वही काम शायद 2 घंटे में कर जाता था, याददाश्त तेज थी। जिन्होंने आपके साथ काम किया वो बताते हैं कि बड़े बड़े लंबे लंबे डायलॉग आप एक बार में बोलते थे, रीटेक नहीं होते शत्रुघ्न सिन्हा के। एक बार अगर जिन लोगों ने दोस्ताना फिल्म देखी हो तो एक दिन पहले मेरे मेकअप मैन की डेथ हो गई थी, तो मैं बहुत अपसेट था, तो मैं नहीं गया और आखिरी दिन सेट का था और नेक्स्ट डे और 2 बजे तक ही सेट था। सेट बहुत बड़ा सेट था जिसमें वो शराब के नशे में अमिताभ हैं, मैं बोलता जाता हूं इनको बहुत लंबा डायलॉग, बहुत लंबा डायलॉग था। करीब 1:30 बजे पहुंचा मैं और 2 बजे सेट खत्म। अमिताभ को भी जाना था कहीं। अमिताभ ने रिक्वेस्ट भी किया कि देखो हम जानते हैं तो सैड हुआ है बहुत, उसकी डेथ हुई है, लेकिन देखो ना मुझे जाना है 2 बजे प्लीज़। हमने कहा तुम बैठो 1 मिनट बात करो डायरेक्टर। और मैं अपना मेकअप करता हुआ कपड़े पहन टाई पहन रहा हूँ, पहनते पहनते मैं हाँ बोलते जाओ डायलॉग एक। और मैं वहाँ से देख रहा हूँ कि मूवमेंट क्या है, ट्रॉली कहाँ से कहाँ जा रही है, कैसे चल रहा है वो, कैमरा मूवमेंट क्या है क्या। उनका ड्यूब को कहा तुम करते जाओ और मैं वहाँ सीधा बगैर रिहर्सल किए हुए, शायद वही ग्रेस ऑफ गॉड, मैं सेट पे गया। अमिताभ को कहा आप आ जाओ। अमिताभ को, और एक शॉट में मैंने एक रिहर्सल तो नहीं किया था और करीब 350-400 फुट का शॉट था और एक शॉट में ओके हुआ, इतनी ताली बजी वहाँ पे, तो मैंने कहा एक दूसरा और ट्राई करूँगा, एक और ट्राई करता हूँ। 2 बजे के पहले 1:45 में ख़त्म कर दिया वो। तो अमिताभ ने गले लगा लिया, उसने कहा नहीं पहला वाला इतना अच्छा है कि मत करो सेकंड, बहुत बढ़िया है पहला वाला। तो ऐसा हुआ है कि कई बार लंबे लंबे डायलॉग्स में, वैसे ही एक फिल्म थी मिलाप, मेरी बहुत पहले की फिल्म थी मिलाप, और उसमें हमारी हीरोइन रीना रॉय थी, वो कुछ भूल गई और डायरेक्टर भूल गए और वो सनसेट हो रहा और जिस लोकेशन में शूटिंग कर रहे थे बेंगलोर के बहुत आगे नंदी हिल पे, और मैं एक गडेड़िए का रोल कर रहा था एकदम रोमांटिक उस समय, और वहाँ पे डायलॉग उन्होंने कहा रही तो लाइट जा रही है, 5 मिनट के अंदर में बोलना था, नहीं तो लाइट जा रही थी। और वो सीन किया मैंने, वो डायलॉग तो मुझे याद था उस जिस समय। आज भी याद है वो डायलॉग? मेरा ख्याल है वो याद होना चाहिए, बड़ा संस्कृताइज डायलॉग था। 45 साल पहले की 40 साल तो हो ही गए होंगे, थोड़ा सा कम कर दिए, लड़कियां बहुत बैठी हैं यहाँ पे। क्या था प्रश्न? अति उत्तम और उत्तर देना मेरा धर्म है जो कि सो मेरा नाम सुदर्शन चार्य, आचार्य पद की प्राप्ति कर चुका हूँ काशी महाविद्यापीठ से, अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन के 25 वर्ष तक परिपूर्ण पालन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा लेकर द्वार पे आया हूँ। उम्र 25 वर्ष 9 महीने और 6 दिन 11 पल व्यतीत हो चुकी है। आपकी पुत्र मेरे धर्मपत्नी बने, जो है कि सो यही प्रस्ताव लेकर आपके चरण में आओ, इसी प्रस्ताव को लेकर आपके चरण में आओ, अब तुम वहीं अंग लगा लो, वैसे ही कोई डायलॉग था मेरा। वाकई में बहुत कमाल की बात है। लेकिन जब राजनीति में आए तो भी मैंने सुना कि जब आपको कैंपेन के लिए भेजा जाता था, स्टार कैंपेनर थे, तब आपके नखरे होते थे? नखरे नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि आपकी लोकप्रियता से और जिस स्वच्छ छवि का जिक्र कर रहा हूं, चाहे आपकी ओरेट्री या आपके क्राउड पुलिंग कैपेसिटी, कि शायद चंद लोग, मैं भाग्यशाली एक मैं भी होऊंगा जिसकी बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं और बहुत बड़ी भीड़ आती है क्राउड पुलर। वो एक तरफ क्राउड का आना, दूसरी तरफ इनका हमें भेजना, जगह जगह भेजना कई लोगों का, यानी कन्याकुमारी से लेके आप यहाँ पे नागालैंड से लेके कहाँ कहाँ नहीं गया मैं। लेकिन जो मुझे मिलना चाहिए था, अगर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए थी, जो मिलना वो नहीं मिलता था, तो नहीं मिलता था मुझे। उस समय तो जेड कैटेगरी में भी नहीं था और उस समय सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, पैर में चोट लग रही है, गिर रहा हूँ, स्टेज टूट रहा है, कोई संभालने वाला नहीं, और इधर से कह दिया आप एक काम करो हैदराबाद चले जाओ, वो बहुत अच्छा है। हम क्या तो नक्सल ही है, और क्या होगा, नक्सल मरेगा, आप नहीं मरेगा। हम क्या मतलब क्या मतलब, ऐसे ऐसे जगह गया हूँ। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम किया, लोग आगे करते थे, अब सब ठीक है, अच्छे दिन आने वाले। बहुत सारे फिल्म स्टार राजनीति में आए, शत्रुघ्न सिन्हा आगे बढ़ते चले गए, राज्यसभा लोकसभा मंत्री। क्या वजह है कि बाकी लोग सफल नहीं हुए? संजय दत्त, वो आए और थोड़ा सा टिमटिमा के वापस चले गए, आप तो सबको जानते हैं अच्छी तरह से। जी। अब देखिए, मैं तो क्या कहूँ, बहुत बहुत प्यारे लोग हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मुझे गोविंदा तो मेरा अभी भी फेवरेट है, वो भी चुने गए लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से। जी, धर्मेंद्र जी हों, ये गोविंदा, हम समझते हैं थोड़ी थोड़ी कहीं कमी हमारे तरफ से भी है। हम लोगों को भी चाहिए था कि जैसे उन लोगों को थोड़ा काउंसलिंग करें, थोड़ा ट्रेन करें। जो अभी पार्लियामेंट्री नए नए एमपीज आते हैं,
उनको हम लोग 2 दिन की ट्रेनिंग में जो भेजते हैं वहाँ पे। पार्टी तो ट्रेनिंग के लिए भेजती है, लेकिन आप जैसे लोग नहीं जाते। तो अब मैं नए लोगों के लिए था ना, नए लोगों के लिए था, मैं सीनियर्स के लिए नहीं था। मैं तो 4 बार हो चुका मेरा, और ऊपर से मैं टिका रहा तब से। ये लोग इतने अगर आप 4 बार एमपी रहे, आपकी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नए एमपीज आते हैं, जो पार्लियामेंट में है, राज्यसभा में है, जिम्मेदार नेता के तौर पर, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए? इनकी ट्रेनिंग हो, इनको काउंसलिंग हो, इनका साथ दें, हम बताएं कि बिल्स कैसे पेश करते हैं, पार्लियामेंट में कैसे बोलते हैं, अपना प्रेजेंस कैसे फील्ड कराते हैं, कैसे हम वहाँ पे स्पीकर की बात को सुनते हैं और समझते हैं और उसी में गुगली निकाल के अपनी बात भी रख देते हैं। ये सब बहुत महत्वपूर्ण इसकी ट्रेनिंग होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरा अपना ख्याल है कि इन लोगों को भाषा की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, डिक्शन की देनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन की देनी चाहिए, व्यवहार की देनी चाहिए, संस्कार की देनी चाहिए, कैसे बैठना, कैसे बात करना आदर के साथ, कैसे अपनी बात को आदरपूर्वक रखना है, जैसे आप रखते हैं कितना बढ़िया से रखते हैं। आपसे सीखना चाहिए, आप जैसे लोगों को बुलाना चाहिए वहाँ पे, और हम जैसे लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि इससे अगर करेंगे हम लोग और सीखेंगे तो हमारा और 4 चांद लगेगा। अभी देखिए कैसी बातें करते, कैसी भाषा पे याद पड़ा, आप लोगों का इंटरेस्ट का है। मुझे किसी ने पाकिस्तान में सुनाया था कि बांग्लादेश में एक डोमेस्टिक हेल्प आया और उसने आके मालिक को, शर वो सीरिया का बादशाह मर गया। कहते क्या? शर कसम खा के बोलते हैं, सीरिया का बादशाह मर गया। कहते सीरिया का बादशाह मर गया? तो भाई सीरिया में बादशाह कब से थी जो सीरिया का बादशाह मरेगा? और फिर सीरिया का बादशाह मर गया तो मेरी कौन सी रिश्तेदारी है? मुझे क्यों बता रहा है? नहीं शर कसम खा के बोलता है, सीरिया का बादशाह मर गया। उसने दूसरे नौकर को बोला, बिहार का ही था हमारे, उसने देखो क्या बोल रहा है ये, क्या बोलते हो जी तुम, क्या बोलते हो? कहता अरे हम कसम खा के बोलते हैं साहब को कि साहब सीरिया का बादशाह मर गया है साहब, मेरा विश्वास नहीं करता है। उसने डोमेस्टिक हेल्प ने कहा जो बिहार से था, सर ये कहता है कि चिड़िया का बच्चा मर गया। सीरिया का बादशाह मर गया से चिड़िया का बच्चा मर गया। अब ये किस्सा इसलिए जुबान को, अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपने डिक्शन को, अपनी भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं पार्लियामेंट में बोलें कि सीरिया का बादशाह मर गया और सब हम लोग खड़े होकर सर झुका दें, तब तक पता। मुझे लगता है कि अगर एमपीज को सबसे ज्यादा कोई ट्रेन कर सकता है बोलने में, प्रेजेंटेशन में, बुलंद आवाज में बोलने में, तो शत्रुघ्न सिन्हा कर सकते हैं। मैं समझता रजत शर्मा के बाद। इससे पहले कि आप मुझे इस ट्रेनिंग में फंसाएं, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ठीक है, हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में शत्रुघ्न सिन्हा पर इल्जामात और सवालात का एक और। लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुजर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा, फॉर्मर मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में सुपरस्टार से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप है कि ये गलत फैसले लेते हैं। तो जी, आपके फैसलों के बारे में जनता के मन में बहुत सारे शक हैं। मुझे ये पता चला कि शोले में जय का जो रोल था वो रमेश सिप्पी ने आपको ऑफर किया था। बिल्कुल सही है। और आपने गलत फैसला किया, रोल ठुकरा दिया। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो फैसला मेरा गलत था। कुछ मजबूरी भी थी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही हीरोइन भी हेमा मालिनी थी, आपको तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसको आप ह्यूमन एरर कह सकते हैं। हाँ ठीक मानता हूँ, मैं मानता हूँ। उसमें हमें जय का रोल भी ऑफर किया था बहुत। एक और आपको मैं बताता हूँ, सलीम जावेद ने दीवार लिखी थी, उसमें वो आपके लिए लिखी गई थी, ये मुझे सलीम साहब ने बताया। बहुत दिन तक स्क्रिप्ट आपके पास पड़ी रही, आपने फिर गलत फैसला किया। गलत फैसला किया या मुझसे भूल हो गई, मुझे संभालना चाहिए था। लेकिन इंसान हूँ, उस समय वो मैच्योरिटी नहीं थी, उतनी अकल नहीं थी, जवानी का जोश था और लगा
अभी भी है थोड़ा। उस वक्त थोड़ा ज़्यादा था, सो कह सकता हूँ भूल हुई, या मुझे अफसोस है। आप आज पहली बार कह रहा हूँ किसी चैनल पे कि मुझे अफसोस है, दीवार का भी और अमिताभ का। लेकिन एक तरफ जहाँ अफसोस है, वहीं दूसरी तरफ बहुत खुशी है अपने दोस्त के लिए कि अमिताभ बच्चन ने रोल लिया और फिर उसके बाद इतिहास की रचना हो गई, वो फिल्म किया उसने। आप कह रहे हैं अमिताभ बच्चन के लिए खुशी है। मैंने तो पढ़ा कि रिसर्च के दौरान पता चला कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने आपको इतना जोर से मारा था कि खून निकलने लगा था। वो गलती से उन्होंने, एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी और फाइट हो रही थी और मैं सब पीछे से उनको पकड़ा हुआ था, तो वो निकलने के उसमें जस्ट वो थोड़ा शायद कैरिड अवे हो गए, और कैरिड अवे हो गए तो उन्होंने सर पीछे मार दिया, तो मेरा पूरा मुंह सर मार दिया। जान उस जितना मुझे अफसोस हुआ, मैं आज भी कह सकता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अफसोस अमिताभ बच्चन को हुआ। उनको लगा ये क्या हो गया उनसे, मेरा पूरा मुंह लहूलुहान हो गया, तो होठ फट गए मेरे। उसी तरह से एक बार मेरे अपने फिल्म का जिक्र किया आपने विनोद खन्ना के साथ। उस समय, अब तो रॉड के बदले में असली रॉड नहीं होता है, अब तो कार्डबोर्ड हमारे जंप करते हैं, अब तो बहुत सेफ्टी पे बहुत ख्याल रखते हैं। उस समय हमें रिहर्सल तो बहुत करवाया। यही अपने अजय देवगन के पिताजी थे और उनके गुरु थे जो खन्ना मास्टर, तो अजय देवगन के पिता और वो खन्ना मास्टर, ये दोनों मिलके बहुत रिहर्सल बहुत करवाया। बोले एक लंबा चौड़ा शॉट था मारने का, उनके हाथ में रॉड था विनोद खन्ना के, और लास्ट शॉट में ख़त्म होने के पहले मुझे जंप करना था। ऐसा लगे नेचुरल जंप करना, और पैर मारते हैं, रॉड मारते हैं और नीचे से निकल जाता, मैं जंप कर जाता। जंप करने में थोड़ी देर हो गई और उसके बाद रॉड सीधा यहाँ पर लगा और फिर मैं लुढ़क गया। क्या करूँ, ऐसा होता है, कोई भूल हो जाती कभी कभी। अमिताभ बच्चन का आप जिक्र कर रहे थे, वो रोए, आपके दोस्त बन गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त ये आया कि अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करूंगा? अब बातें पुरानी हो गई, हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों के अंदर मेरा ख्याल है कि दोनों के अंदर अच्छी खासी मैच्योरिटी आई है। थोड़ी नादानी, थोड़ा जोश, थोड़ा उनका कसूर होगा, थोड़ा हमारा होगा। अब हो गया, बात हो गई, लेकिन अब तो हम जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। और इतने साल, मेरा ख्याल है कि ये दोनों लंबू जो हैं, या दोनों पर्सनैलिटी जो है, इतने पुराने दोस्त हैं कि बीच में कई आंधी तूफान आए, ठीक है, जाने दीजिए, ये सब पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। रात गई बात गई, बदनाम हुआ सुभाष गई। अमिताभ बच्चन और आपके बीच में एक समानता है कि दोनों बड़े स्टार थे और दोनों बड़े स्टार राजनीति में आए। अमिताभ बच्चन चुपचाप पतली गली से वापस चले गए, तो आपको भी लगता है कि अगर आप राजनीति में ना रहते तो और बड़े स्टार होते और वो बेहतर फैसला होता? ये हो सकता है, बेहतर फैसला नहीं, आधा कि और हो सकता है अगर मैं राजनीति नहीं रहता तो शायद उधर और बहुत बड़ा स्टार बन गया होता, और फिल्में करते करते खासकर जो अंदर कॉन्फिडेंस है, जो कंफर्ट लेवल है, उसके बिना पे शायद बन जाता। और लेकिन इधर आके जो स्टार बना, जो पब्लिक का स्टार बना, जो पब्लिक के साथ जो चल रहा हूँ, क्या जिस राजनीति के बारे में और राजनेताओं के बारे में लोगों के अंदर कंटेम्प्ट है, उनकी छवि अच्छी नहीं ज़्यादातर लोगों की, उस बीच में अगर मुझको इतना प्यार, इतनी सराहना मिल रही है कि साहब इनके ऊपर आज कोई आरोप नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गलत नहीं किया, और टिके हुए हैं, एक ही पार्टी के साथ टिके हुए, साथ साथ चले जा रहे हैं, सुख दुख के साथ भागीदार होकर, तो ये जब सुनता हूँ, ये देखता हूँ चारों तरफ, तो मुझे बहुत, मैं रोमांचित हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उसका अफसोस नहीं है कि मैं फिल्मों में बहुत और बड़ा स्टार नहीं बना। यहाँ एक स्टार बना हूँ जो बहुत प्यारा, न्यारा, लाडला स्टार है लोगों का, ये मेरे लिए बहुत तसल्ली की बात है। अब एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी में अकेले थे, अब लोकसभा में शत्रुघ्न सिन्हा हैं, हेमा मालिनी हैं, विनोद खन्ना हैं, किरण खेर हैं और परेश रावल भी हैं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी जब चाहे फिल्म बना सकती है। और पार्लियामेंट के ही आसपास कोई स्टूडियो में, अगर ये स्टूडियो खाली ना हो आपका, तो पार्लियामेंट के आसपास ही किस स्टूडियो में एकदम फाइट टू फिनिश पूरी फिल्म शूट करके निकल सकते हैं। आखिरी राउंड, जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी पूछे। सर मेरा सवाल है, आप अमिताभ बच्चन जी के साथ क्यों नहीं एक फिल्म करते हैं?
बहुत जान है। हम लोग कई फिल्में साथ कर चुके हैं। ऐसा भी बहुत लोगों का मानना है कि हमारी केमिस्ट्री या स्क्रीन पे बहुत ही ये डायनेमिक जोड़ी, बल्कि डायनामाइट जोड़ी दिखती है। ये मानते हैं लोग, बहुत लोग, जितनी फिल्में की हम लोगों ने। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन किस पे भारी पड़ा, कौन किस, वो नहीं। पिक्चर का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, ख़ासकर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा हो तो वॉइस के मामले में, हाइट के मामले में, पर्सनैलिटी के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, इन डेप्थ परफॉर्मेंस के मामले में, यानी डायलॉग डिलीवरी के मामले में बहुत बढ़िया बनता है। अब आपने कहा है, मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम अमिताभ बच्चन भी देख रहे होंगे। अब उसके बाद उनकी तरफ से कोई भी प्रपोजल आएगा, मैं आंख मूंद के साइन कर लूँगा, आंख मूंद के कर लूँगा। फाइनल राउंड में है, देश की जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं? दिल से कुछ तो आवाज़ उठती होगी आज के हालात को लेकर, अपने आप को लेकर। अगर आप इजाज़त दें तो चंद पंक्तियां मैं दोहराना चाहूँगा यहाँ पे। लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं। इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुज़र रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है। हम जो जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। मार ही डाले जो बेमौत, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहिब, इस कदर डोंट पुश मी अगेंस्ट द वॉल। ये इशारा है सबके लिए कि इस कदर हमसे तगाफुल भी न बरतो साहिब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, लंबे फिल्म करियर के बारे में, आपके दोस्तों के बारे में, दुश्मनों के बारे में। हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में जानी मानी पत्रकार, आज की जज आरती जैरत का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आपने मुकदमा चलाया फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा पर, कैबिनेट मिनिस्टर है शत्रुघ्न सिन्हा पर। हमने उनसे पूछा उनकी आरजुओं के बारे में, उनकी उम्मीदों के बारे में। हमने उनसे पूछा उनके फिल्म करियर के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में, उनके दुश्मनों के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज आरती जैरत का फैसला आज के मुकदमे पर। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आप सुपरस्टार रहे हैं और आज तालियां सुनकर यह मालूम होता है कि अब भी सुपरस्टार हैं। राजनीति में आकर आपको देश की सेवा करने का मौका मिला और पब्लिक ये चाहती है कि आपके लिए अच्छे दिन जल्दी से जल्दी आ जाएं और आप मंत्री बन जाएं। लेकिन आप अपने तमाम फैंस को मत भूलिएगा। अदालत की ये सलाह है कि आप अमिताभ बच्चन के साथ एक नया फिल्म बनाएं, अपने फैंस को खुश कीजिए और उनके लिए भी अच्छे दिन लाएं। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि शत्रुघ्न सिन्हा इसी तरह से पब्लिक लाइफ में लोगों की सेवा करते रहेंगे, लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे और फिल्मों में भी, पर्दे पर भी हम उनको देखते रहेंगे, वो लोगों को इसी तरह से एंटरटेन करते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।